सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यहां पर आई होप आप अपने नीट एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे और यहां पर हर एक चैप्टर को फटाफट खत्म करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कर रहे हो। तो जैसा आप सभी को पता है कि अब है यहां पे लास्ट डेज, और लास्ट डेज के अंदर क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और उसी हेल्प को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए यहां पर आज हमारे सामने चैप्टर नंबर वेव फ्रंट, नंबर तो नहीं पता, वेव फ्रंट बोलो, वेव ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर है, जिसकी यहां पर मैं कुछ शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के अंदर जो आपने पढ़े होंगे, इसके क्वेश्चंस किए होंगे, बस इसको रिकॉल करने के लिए वीडियो है जो फटाफट हम लोग यहां पर 10 से 15-20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वेव ऑप्टिक्स के अंदर यह माना गया है कि लाइट वेव नेचर शो करती है और लाइट को वेव नेचर दिखाने के लिए हमारे सामने तीन मेजर चीजें हैं। इंटरफेरेंस है, डायफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है। इंटरफेरेंस से क्वेश्चन भर भर के आता है, पोलराइजेशन से क्वेश्चन भर भर के आता है, पर कभी कभी बीच में डायफ्रैक्शन का तड़का भी लगा देता है, इसलिए यहां पर किसी भी टॉपिक को कम समझने की कोशिश मत करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आइए देखते हैं यहां पर किसके अंदर चीजें कैसे हमें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात करते हैं यहां पे मोटा मोटा वेव फ्रंट की। तो वेव फ्रंट के अंदर आपको पता है कि इसमें अंदर हाइगन्स प्रिंसिपल ने बोला था वेव फ्रंट जो होता है लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, तो उसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन काम की नहीं है, बस ये काम का है। तीन तरीके के यहां पे वेव फ्रंट होते हैं, एक आपका होता है स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, और यहां पर अगर मैं इसकी बात करता हूं इंटेंसिटी की, आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्म होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एरिया का वगैरह स्क्वायर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर रख के यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के दिखाया जाता है। उसी तरीके से सिलेंडर के अंदर भी सेम काम किया जाता है यहां पे। ठीक है, और एक चीज और, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो इस रिलेशन के साथ यहां पर पूरा का पूरा ये डिफाइन किया गया है। प्लेन वेव फ्रंट की बारी आती है, प्लेन वेव फ्रंट में एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट होता है और यहां पे इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है। ये खत्म करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है वो यहां पर है कि भाई साहब हम लोग जो सोर्सेस पढ़ने वाले हैं वेव के अंदर, वो दो तरीके के सोर्सेस पढ़ेंगे। एक होता है कोहेरेंट सोर्स, दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है जो सेम फेज तक रहे, मतलब कि सेम फेज रहे थ्रू आउट द टाइम, कभी उसका फेज चेंज ना हो। इनकोहेरेंट का मतलब होता है टाइम के साथ फेज बीच में बदलता रहे, बीच बीच में रंग बदलने वाला इनकोहेरेंट है। जो रंग ना बदले, रंग का मतलब फेज ना बदले, वो आपका कोहेरेंट होता है। अब यहां पर आपके सामने अगला केस जो होता है, जैसे मैं यहां पे पूरा का पूरा पार्ट स्किप करके जा रहा हूं क्योंकि ये पार्ट जो आपका है थ्योरेटिकल है, उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी पार्ट है आपका इंटरफेरेंस से। तो इंटरफेरेंस के अंदर यहां पे सबसे बढ़िया इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी आपके सामने दो वेव्स, दो लाइट वेव्स, दो यहां पर कोहेरेंट वेव का इंटरफेरेंस कराते हैं, तो यहां पर आपके सामने ये दोनों वेव आपस में जुड़ती हैं और इसे जुड़ने वाले कार्य को हम लोग यहां पर इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इंटरफेरेंस के अंदर जब ये दोनों वेव जुड़ती हैं तो जुड़कर यहां पर दो ही चीज हो सकती है। जैसे वेव का नेचर होता है जुड़ने के बाद या फिर वो कंस्ट्रक्टिव होगा, जुड़कर बड़ी वेव बनाएगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, कोई भी वेव यहां पर नहीं बनाएगा। तो जब भी आपके सामने कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की बातें होती हैं, उससे पहले यह समझाया जाता है कि भाई अगर ये एक वेव है A1 एम्पलीट्यूड लेकर दूसरी वेव A2 एम्पलीट्यूड लेकर आ रही है, तो जुड़ने के बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनता है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर ये जो कॉस फाई है इसको हम लोग बोलते हैं, फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद इसी के अंदर फॉर्मूला हम लोग इंटेंसिटी का मिल जाता है, और इंटेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर यहां पर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई के हिसाब से हमें मिलता है। और यहां पर एक चीज समझना, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मिनिमम का ये जो दो फॉर्मूला है, और ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, पर इसके साथ साथ यहां पर ये A मिनिमम, जो A मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला बन जाता है A1 प्लस A2, और A मिनिमम का जो फॉर्मूला बन जाता है यहां पर बन जाता है A1 माइनस A2। ठीक है, अब ये समझने के बाद, मैक्सिमम मिनिमम समझने के बाद, हमारे सामने एक और कंडीशन आती है जिसको हम देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, कंडीशन ये आती है कि अगर आपकी दो लाइट, उसके इंटरफेरेंस और उसकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर उसकी इंटेंसिटी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट है, तो यहां पर किसी भी फेज डिफरेंस पे जो I होता है, किसी भी, ठीक है, I होता है वो आपका होता है I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 के बराबर, ये याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये फॉर्मूला कि अगर आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर है तो किसी भी फेज डिफरेंस के लिए आपके सामने जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है I मैक्स के बराबर होती है, और I मैक्स किसके बराबर होता है? I मैक्स आपका 4I नॉट के बराबर होता है। तो ये बात थोड़ी सी याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये समझने के बाद आपके सामने अगली जो चीज आएगी वो यहां पर आएगी भाई, कि भाई यहां पर इंटरफेरेंस और ये डायफ्रैक्शन, सॉरी इंटरफेरेंस की चीजें थोड़ी समझने के बाद
थोड़ा सा यहां पर अपन चलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की तरफ, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसमें यह बताया गया है कि जब भी आपकी दो वेव ऐड होकर बड़ा एम्पलीट्यूड बनाए तो कंस्ट्रक्टिव है, और दोनों वेव ऐड होकर जीरो एम्पलीट्यूड बनाए तो डिस्ट्रक्टिव है। कंडीशन ये है कि फाई जब जीरो होगा cos फाई 1 हो जाएगा, फाई की वैल्यू जब 2n पाई के बराबर होगी तो यहां पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव बनेगा। आई मैक्सिमम 4 आई नॉट होगा जब आई सेम रहेगा, या फिर आई मैक्सिमम i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर रहेगा जब आपका यहां पर आई सेम नहीं रहेगा। क्लियर है यहां पे? उसके बाद यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यह बोला गया है कि भाई डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब आपके सामने दोनों वेव्स एक दूसरे कैंसिल कर देती हैं, तो उस कंडीशन में जो फाई होगा 180 cos फाई -1, फाई की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई के बराबर, लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा, और एक चीज समझना कि 1 लैम्डा में 2 पाई होती है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहां पर ये चीजें सेट होती हैं। आई मैक्सिमम जो होगा, सॉरी आई मिनिमम जो होगा डिस्ट्रक्टिव में जीरो हो जाएगा अगर आई इंटेंसिटी सेम है, और इंटेंसिटी अगर सेम नहीं दोनों की तो आई रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर कर दोगे, तो यहां पर ये भी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। अब एक और चीज जो यहां पर मिसिंग है वो ये है कि भाई कभी कभी आपसे यहां पर पूछता है कि भाई आई मैक्स अपॉन में आई मिन बता दो, तो भाई साहब आई मैक्स का होता है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और आई मिन होता है रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज को रख के आप फटाफट काम अपना कर सकते हो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अगर आपको समझ में आ गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के तहत है क्या, तो यंग डबल स्लिट के अंदर भाई साहब बात यहां पर हुई है कुछ इस तरीके से कि दो हमारे सामने एक कोहेरेंट सोर्स है या फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट के सोर्स है, और दोनों सोर्सेस को यहां पर एक सोर्स होगा मेन, इससे लाइट जा रही होगी, ठीक है। यहां पे दो पिन होल्स हैं, इन पिन होल से लाइट यहां पे टकरा रही है, टकराने के बाद ये पूरा का पूरा जो पैटर्न फॉर्म करती है डार्क ब्राइट पैटर्न फॉर्म करती है, और उस डार्क ब्राइट पैटर्न के अंदर यहां पर देखा गया कि अगर मैं नीचे वाले का पार्ट डिफरेंस निकालता हूं ये डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स जो है आपका ये डी साइन थीटा के बराबर आता है। सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद यहां पर निकलता है कि भाई साहब जो पोजीशन होती है वाई वो डेल्टा एक्स डी बाई डी के बराबर होती है। अब ये डेल्टा एक्स के दो पार्ट है, एक बार डेल्टा एक्स को मैंने एन लैम्डा रखा, एन लैम्डा क्यों, एन लैम्डा फॉर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि एन लैम्डा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और डार्क फ्रिंज बनाने के लिए मैंने रखा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जिसपे कौन सी फ्रिंज बनती है यहां पर, डार्क फ्रिंज बनती है, तो क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां पे ये दो फॉर्मूला है, नीड इसको याद रखने की है क्योंकि आगे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर वो बात जानने से पहले आप ये समझो कि यहां पर फ्रिंज विड्थ निकाली जाती है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी, या फिर फ्रिंज विड्थ अपॉन में कैपिटल डी। ये फॉर्मूला याद रखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ जो होता है वो आपका म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी हवा की जगह पानी में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रिंज विड्थ घट जानी है। उसके बाद अगर व्हाइट लाइट का यूज करके अगर आप यहां पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो सेंट्रल पे तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी हमेशा की तरह, पर सेंट्रल के जस्ट ऊपर आपको ब्लू कलर दिखेगा, और ब्लू कलर के बाद आपको रेड कलर दिखेगा, मतलब पहले व्हाइट दिखेगा फिर ब्लू दिखेगा, और ब्लू खत्म होते तो कहां तक पहुंच जाएगा, रेड तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर कुछ डिस्टॉर्शन वाली चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर ये सारा बिहेवियर समझने के बाद अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं तो बहुत सारे अभी केसेस बचे हुए हैं यंग डबल स्लिट के, तो उनको देखने के लिए यहां पर अपन सबसे पहले चलते हैं स्लाइड के उस तरफ, ठीक है, दूसरे साइड पे। तो अगर दूसरी साइड पे चले यहां पे, तो सबसे पहली बात आपको पता है यंग डबल स्लिट्स के अंदर यहां पर क्या होता है, अलग अलग टाइप के यहां पर आपके डार्क ब्राइट करके ऐसे पूरा पूरा पैटर्न बनता है। और यहां पर अगर आपका स्लिट हॉरिजॉन्टली यहां पर प्लेस्ड है, ठीक है, देखो यहां पे हॉरिजॉन्टली इस तरह से यहां पर स्लिट है, मैं एक बार जूम करता हूं, इसको दिखाता हूं आपको। तो ये अगर देखो यहां पे कि भाई शेप ऑफ फ्रिंज जो है वो चेंज हो रही है आपके बिहेवियर से, ठीक है। तो अगर आपके सामने हॉरिजॉन्टली यहां पर सोर्स है, ठीक है, यहां से लाइट यहां से हॉरिजॉन्टली स्लिट ऐसे कटी हुई है, तो भाई साहब ये जो पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर डॉट डॉट के सर्कल फॉर्म में है तो पैटर्न इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और मान लेते हैं स्लिट जो है वो कोएक्सियल ही है, कोएक्सियल का मतलब कोएक्सियल बोल रहा हूं, ठीक है, हाँ कोएक्सियल है, तो कोएक्सियल का मतलब है कि एक ही पॉइंट पे दोनों स्लिट है, तो यहां पे सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी। तो ये याद रखना, एग्जाम में कभी कभी आपसे फ्रिंज का यहां पे पूछ लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यहां पर ऑप्टिकल पाथ है, ठीक है। अब ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इस पे जेई पे सवाल आता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। ऑप्टिकल पाथ के अंदर ये बोला जाता है कि भैया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यहां समझाता हूं, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, किसी के पाथ में अगर मैं यहां पे टी थिकनेस का स्लैब ला देता हूं तो होता क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है,
वो कितना शिफ्ट होता है वो बताने के लिए यहां पे फॉर्मूला है y इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी म्यू माइनस वन। ठीक है, वही टी म्यू माइनस वाला फॉर्मूला है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। रट्टा मार लीजिए नहीं तो समस्या हो जाएगी। अगर यहां पर एक चीज अगर आपको टेक्निक बताऊं तो अगर ऊपर वाले पे आपके सामने यहां पर ऊपर वाले स्लिट के सामने स्लैब रखा गया है तो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे वाले के सामने रखा गया है तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहां पर एक पैटर्न बनता है, उसकी वैल्यू निकालनी होती है और निकालने का तरीका ये होता है, इसलिए फॉर्मूला रट्टा मानना जरूरी है। ठीक है, अब एक चीज और इसके अंदर यहां पर है कि भाई अगर ये सारा काम हमें समझ में आ चुका है, ठीक है, तो एक चीज और समझना कि भाई पोजीशन जो होती है डार्क ब्राइट फ्रिंज की वो कैसे निकाले। ठीक है, जैसे बोला गया कि मुझे पांचवें ब्राइट की पोजीशन बताओ, ठीक है, पांचवा ब्राइट कहां पर है या फिर चौथा ब्राइट कहां पर है, तो चौथा ब्राइट जो होगा, पहली बात तो समझो यहां पे पैटर्न कुछ ऐसा बनता है कि बीच में होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, उसके ऊपर होता है यहां पे D1, नीचे भी D1, फिर B1, नीचे B1, फिर D2, नीचे भी D2, फिर B2, नीचे भी B2, ऐसे करके पैटर्न होता है। अब यहां पे समझना, अगर मुझे पहला वाला ब्राइट चाहिए तो पहला वाला ब्राइट जो मिलता है आपको कितनी लेंथ पे मिलता है सेंट्रल ब्राइट से, वो होता है बीटा के बराबर। दूसरा वाला ब्राइट मिलता है आपको 2 बीटा के बराबर। ठीक है, दूसरा वाला ब्राइट आपको 2 बीटा के बराबर मिलता है। ठीक है, अब यही काम अगर आपको बहुत तेजी से करना है तो सिंपल सी बात है, जौन सा वाला ब्राइट फ्रिंज की बात होगी उतने टाइम बीटा आपको मिलना पड़ेगा। बीटा का मतलब लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, जिसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। जिस ब्राइट की बात होगी उतने टाइम्स ऑफ बीटा। और अगर डार्क की बात हो रही है, मेरे से पूछा कि चौथे डार्क की लोकेशन बताओ, तो उसमें से आधा माइनस कर दो, चौथे में से आधा माइनस करोगे 3.5 बचेगा, 3.5 बीटा उसकी पोजीशन होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये काफी काम आता है जब आपके सामने क्वेश्चन में बहुत सारे रेशियो वगैरह निकालना होता है। ठीक है, और ये आपको तुरंत समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, चलो ये अगर समझ में आ गया तो अपने आखिरी टॉपिक तो नहीं, सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के अंदर सीधी बात की गई है कि भाई साहब एक आपका अनपोलराइज लाइट आ रही है, चारों तरफ मुंह मार रही है, इधर उधर उधर निकल रही है। अब ये लाइट अगर आपके सामने किसी पोलराइट से निकलती है, पोलराइट जो होता है जो फिल्टर कर देता है लाइट को, प्लेन पोलराइज बना देता है, तो लाइट बन जाती है पीपीएल। पीपीएल लाइट जो होती है वो ऐसे प्रोपोगेट करती है, और यहां पर ये बोला गया कि आई नॉट की अगर लाइट आ रही है तो पहले पोलराइट से पास होने के बाद बन जाएगी आई नॉट बाई 2, और दोबारा जब एक और पोलराइट से उसको पास कराया जाएगा तो दूसरे पोलराइट से पास होने के बाद लाइट की इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी I1, और वो हो जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये थीटा क्या होगा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन ट्रांसमिशन, ठीक है, एक्सिस एंड पोलराइड। ठीक है, अब देखो यहां पर ट्रांसमिशन एक्सिस का मतलब क्या है। अभी ये जो पहला वाला पोलराइड है ये इस तरीके से था, तो लाइट ऐसे प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, अब ये जो पोलराइड है इसके साथ पैरेलल है, तो इसके बीच में थीटा क्या हो जाएगा? 0। कल को ये अगर थोड़ा टेढ़ा हो गया तो थीटा यहां पे समथिंग 45 डिग्री, अगर ऐसे रख दिया गया तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। मतलब कि इनिशियल जो चीजें हमें दिख रही हैं उससे कितना बनने वाला एंगल है वही आपका थीटा होता है, और इसको लोग मैलस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, मलूस लॉ, मनूस लॉ, जो भी कह लो, यही कहते हैं इसको यहां पे। ठीक है, तो पोलराइजेशन के अंदर कहानी कुछ इस तरीके से बनती है। अब अगला जो आपके सामने आता है वो आता है ब्रेविस्टन लॉ। ब्रेविस्टन लॉ के अंदर ये बोला जाता है, ब्रेविस्टन लॉ भी एक टेक्निक है जिससे हम लोग यहां पर प्लेन पोलराइज अनपोलराइज लाइट को पीपीएल को यूपीएल को पीपीएल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या होता है, यहां पे बोला जाता है कि भाई साहब हम इसको गुजारते हैं एक आपके सामने रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो रिफ्लेक्ट भी कर रहा होता है। तो यहां पर क्या होता है, एक स्लैब होता है, इससे लाइट ऐसे गिरती है, यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, उसके साथ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तभी हमारे सामने जो एंगल आई आता है उसको ब्रेविस्टर एंगल बोलते हैं, और वो ब्रेविस्टर एंगल का आई जो होता है वो आपका बराबर होता है tan इनवर्स म्यू के, जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है तो सीधे जवाब भी देना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपको पता है तो पोलराइजेशन में आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे चलते हैं डाइफ्रैक्शन की तरफ, और डाइफ्रैक्शन के अंदर ज्यादा कहानी नहीं है। डाइफ्रैक्शन में सबसे पहली कहानी ये है कि डाइफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके बाद ड्रॉप आता है, फिर ये छोटी छोटी पहाड़ियां, यहां पर भी ये छोटी छोटी पहाड़ियां, ये हमें ये बताता है कि भाई ये जो बना है ये तो सेंट्रल मैक्सिमा बना है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका डार्क है, ये भी डार्क, 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 और ये भी डार्क, ये सारे के सारे आपके डार्क बने हुए हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आगे जाते जाओगे ब्राइट तो बन रहा है, पर ब्राइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, यहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है? 0। यहां पर डेल्टा एक्स किसके बराबर? लैम्डा के। यहां पर 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा,
लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब भी आपके सामने ए साइन थीटा, जिसको हम लोग यहां पर ए को बोलते हैं यहां पर स्लिट की विड्थ, ठीक है, क्योंकि आपके सामने आपको डायफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट पता है कि एक सिंगल स्लिट होती है, लाइट निकलती है, ये स्लिट की विड्थ है, और ए लैम्डा आपका ए साइन थीटा आपका डेल्टा एक्स, जिसको हम लोग यहां पे एन लैम्डा बोलते हैं, इस पे आपका हमेशा जो फ्रिंज बनती है वो डार्क बनती है। और यही ए साइन थीटा जो आपके सामने डेल्टा एक्स है, वो अगर 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है, क्या बन जाता है यहां पे? ब्राइट फ्रिंज बन जाता है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है, जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, वो थीटा से डिनोट होता है। थीटा किसके बराबर होता है? लैम्डा अपॉन में ए और यहां पे एन, ठीक है। अगर आपको यहां पर फर्स्ट मिनिमा या फिर फर्स्ट मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ चाहिए तो यहां पे एन की जगह 1 रख देना, सेकंड की चाहिए तो 2 रख देना, थर्ड की चाहिए तो 3 रख देना, मतलब यहां पे वेरिंग फ्रिंज विड्थ आती है। और एक चीज बात याद रखनी है आपको कि अगर आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ चाहिए तो होता है 2 लैम्डा डी बाय ए। और ये इंपॉर्टेंट भी है, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है तो आपका वेव ऑप्टिक्स चैप्टर तैयार है। और अगर आपको मेरी बातें इतनी स्पीड में समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब आपका वेव ऑप्टिक्स तो श्योरली तैयार है। जहां पर अगर आपको थोड़ा डाउट आया है वहां पर काम करने की थोड़ी जरूरत है, उसको फटाफट आज की वीडियो के साथ ही खत्म कर दो और यहां पर इसके साथ ही अपने वेव ऑप्टिक्स को भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए गुड बाय।